हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बर्न इंजरी के। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है कॉजेज़ ऑफ डेथ इन बर्न इंजरी केसेस। तो बर्न के केसेस में डेथ के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ये हमने पढ़ना है। हमें ये ऑलरेडी पता है कि बर्न इंजरी की वजह से डेथ होती है बर्निंग के केसेस में या थर्मल इंजरी के केसेस में। बट वो थर्मल इंजरी में क्या कुछ मेडिकल ऐसे चेंजेस आते हैं पर्टिकुलर पेशेंट में, या उस बॉडी के अंदर क्या बायोलॉजिकल चेंजेस, मेडिकल चेंजेस आते हैं जिससे कि डेथ होती है। इसके अलावा फेटल पीरियड इन बर्न केसेस। तो फेटल पीरियड क्या होता है बर्न के केसेस में, ये देखेंगे। थर्मल इंजरी के बर्न फेटालिटी अगर होती है तो फेटल पीरियड देखेंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल एंड इंटरनल अपीयरेंस ऑफ पोस्टमार्टम बर्न इंजरी। तो पोस्टमार्टम बर्न इंजरी के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है, इंटरनल अपीयरेंस कैसा होता है, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा पोस्टमार्टम एंड एंटीमार्टम बर्न इंजरी में भी डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि डिफरेंस ऑफकोर्स दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिफरेंट चलती है। डेथ के बाद सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टॉप हो जाती है एंड एंटीमार्टम बर्न इंजरीज डिफरेंट होती है, पोस्टमार्टम बर्न इंजरीज डिफरेंट होती है। तो उसका डिफरेंस भी हम देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम बेसिकली इस वीडियो में ये दो पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कॉजेज ऑफ डेथ इन बर्न केसेस। कॉजेज ऑफ डेथ इन बर्न केसेस एंड फेटल पीरियड इन बर्न केसेस। तो पहला पॉइंट यही कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से वो कॉजेज होते हैं जिनके थ्रू बर्न के केसेस में डेथ हो जाती है। बर्न का केस है, ये फिक्स है, फाइनल है कि थर्मल इंजरी की वजह से डेथ हुई है, बट उस थर्मल इंजरी में बायोलॉजिकली क्या चेंजेस आए ये हमें देखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, डेथ में अकर फ्रॉम प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक। तो डेथ किससे हो सकती है, प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट बर्न इंजरी में फेटालिटी का या डेथ क्या जो डेथ कॉज कर रहा है, वो पहला पॉइंट ये है कि प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से बर्न के केसेस में प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अब ये न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक कैसे होता है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से। यहाँ मैंने अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है, या एक एरिया है जिसमें हमने न्यूरोजेनिक शॉक को डील करना है। तो न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक जो शॉक है इट रिजल्ट्स फ्रॉम लो बीपी। अगर उस पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है तो न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो है तो न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। इट मेक्स डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑटोनॉमिक पाथवेज विद स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ऑटोनॉमिक पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो डिस्ट्रप्ट हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है बिल्कुल। इस वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होती है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत बहुत लो है तब न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। हार्ट रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो हार्ट रेट चल रहा है तो भी न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। और इस लो बीपी और स्लो हार्ट रेट की वजह से क्या होता है, जो ऑटोनॉमिक पाथवे है हमारी बॉडी का, जो स्पाइनल कॉर्ड का ऑटोनॉमिक पाथवे है वो बिगड़ जाता है, और इसकी वजह इसका भी जो रिजल्टेंट होता है वो उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारी इतने सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, जो भी हम हमारी ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी हम फिजिकली या मेंटल एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और ब्रेन से हमारी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो जो ऑटोनॉमिक पाथवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से ड्यू टू लो ब्लड लो ब्लड प्रेशर, स्लो हार्ट रेट, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक में। ऑटोनॉमिक पाथवे जब डिस्टर्ब हो जाता है इन किसी भी कंडीशंस की वजह से तो भी वो न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। और न्यूरोजेनिक शॉक तब भी हो सकता है जब डैमेज हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब देखो ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो हमारी जो कैपिलरीज और वेन्स है उनमें एक पर्टिकुलर फोर्स से ब्लड फ्लो करता है, और वो ज़रूरी भी होता है। हार्ट हमारा ब्लड पंपिंग का काम करता है, और पंपिंग के बाद एक पर्टिकुलर ब्लड का जो फ्लो रहता है, जो प्रेशर रहता है, वो बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, सारे ऑर्गन्स में जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो देखो ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, फॉर एग्जांपल आप कभी, जब आपके पापा कभी गाड़ी धोते होंगे तो जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो पाइप के ऊपर खड़े रहने की आदत, या जो भी वो जो बच्चे करते हैं जनरली, वो कभी आपने किया होगा। तो जब भी आप पाइप में खड़े रहते होंगे तो जहाँ आपने पैर दबाया, जहाँ से पानी का फ्लो
आ रहा है वहाँ पे एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है और आगे की जो जगह है जिधर पानी की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल पापा कार धो रहे हैं तो वहाँ तक वो पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल कम 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 जा रहा है। तो अगर हम यही बोले वो जो फ्लो है वाटर का वो डिस्टर्ब हो गया, तो फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ वाटर कम हो गया, फिर पापा चिल्लाएंगे। तो ऐसे ही होता है कि जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हमारी पूरी बॉडी में ढंग से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड की सप्लाई अगर अच्छे तरीके से नहीं होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सारे ऑर्गन्स में उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुँचेगा। तो जब ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुँचेगा, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की भी ऑर्गन्स में कमी हो जाएगी, और हार्ट रेट अगर स्लो होता है तो भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। अब देख लो ब्लड की सप्लाई नहीं, हाँ बोल सकते हो ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाती है, और उस ब्लड में उतना ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता जो हमारी ऑर्गन्स रिक्वायर करती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हमारे ब्रेन की सेल्स में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो जो एक चेन है, जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, तो डैमेज हो जाएगा। तो जब कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ भी चीज़ डैमेज होगी तो भी हम बोलेंगे कि न्यूरोजेनिक शॉक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आई हुई है, प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये प्राइमरी नेचर का है, इसका कंडीशन प्राइमरी है। जो न्यूरोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक तो न्यूरोजेनिक शॉक ही रहेगा, बट इसका जो कैटेगरी है वो प्राइमरी वाला है। ठीक है, तो वापस से टॉपिक में आते हैं बर्न केसेस के। तो डेथ जो होती है वो किससे अकर होती है, प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से, और ये इंस्टेंटली भी हो जाती है, और इंस्टेंटली फ्रॉम फियर एंड पेन। तो ये तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, चलो ये कॉमा हटा के फुल स्टॉप कर लो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डेथ में अकर फ्रॉम प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसकी वजह से डेथ हो जाती है बर्न के केसेस में। दूसरा पॉइंट क्या है, इंस्टेंटली भी डेथ हो जाती है, क्योंकि फियर इतना ज़्यादा हो जाता है और पेन इतना ज़्यादा होता है कि उस फियर और पेन की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब स्नेक बाइट वाला या जो एनिमल पॉइजन के सेक्शन में आता है ये, कि मोस्ट ऑफ द जो विक्टिम्स रहते हैं स्नेक बाइट वाले, वो बहुत ज़्यादा फियर और शॉक की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो स्नेक पॉइजन उनके चला गया है उसकी वजह से उनका जो भी मैकेनिज्म, जो भी वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉइजन है उसकी वजह से मैकेनिज्म चेंज हो गया और उस पर्सन की डेथ हो गई। बट फियर इतना ज़्यादा हो जाता है, उन्होंने बिल्कुल मान लेते हैं कि अब हमको स्नेक ने बाइट कर दिया, अब हमारे तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब तो हम मर जाएंगे। तो ये जो फियर होता है ना, तो फियर की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो सेम केस इसमें भी होता है, इंस्टेंटली डेथ किस केस में हो सकती है, बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है और पेन इतना ज़्यादा रहता है कि उस पेन की वजह से उस इंसान ने सोच लिया होता है कि इतना तो मुझे बर्न हो गया है, इतना ज़्यादा पेन है, इतना एनॉर्मस पेन है कि अब मैं तो बचूंगा ही नहीं। तो वो फियर और पेन की वजह से भी डेथ हो जाती है, कॉज बाय एक्सटेंसिव बर्न। यस, बर्न इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस फियर में और उस पेन में ही वो पर्सन की डेथ हो जाती है। और अगर उस इंजरी में कोई वाइटल ऑर्गन में भी बर्निंग, अगर वाइटल ऑर्गन तक भी बर्निंग चली गई है तो भी डेथ हो सकती है ऑलीगैमिक शॉक की वजह से। अभी ऑलीगैमिक शॉक क्या है, ऑलीगैमिक शॉक के बारे में हमने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। ऑलीगैमिक शॉक क्या होता है, ये वो वाला शॉक है जो, ये परफ्यूजन क्या होता है, परफ्यूजन मीन्स जब ब्लड अपनी कैपिलरीज एंड वेन से निकल के टिश्यूज़ एंड सेल्स में जब इकट्ठा हो जाता है, तब इस कंडीशन में ऑलीगैमिक शॉक की कंडीशन आती है। इसके अलावा लोअर बीपी, फिर से अगर लो बीपी है तो भी जो शॉक होगा वो ऑलीगैमिक शॉक होता है, कॉजेज सर्कुलेटरी फेलियर। और इसकी वजह से अगर सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, सर्कुलेटरी फेलियर मीन्स जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हार्ट है। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन ऑलीगैमिक शॉक में देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड परफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे इनएडिक्वेट परफ्यूजन की जगह ब्लड परफ्यूजन होना चाहिए। तो ब्लड परफ्यूजन कहाँ हो जाता है, सेल्स और टिश्यूज़ में हो जाता है। ड्यू टू लो बीपी होने की वजह से उनमें ब्लड परफ्यूजन देखने को मिलता है, जो कि सर्कुलेटरी फेलियर कॉज कर सकता है। तो ऑलीगैमिक शॉक क्लियर हो गया कि ऑलीगैमिक शॉक क्या होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट किसका, ये हमने फर्स्ट पॉइंट करा था,
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसका, डेथ, कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्न केसेस। तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर ही है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है, इफ़ पर्सन सर्वाइव दिस स्टेज गोज इनटू सेकेंडरी शॉक। अगर ये जो फर्स्ट वाली चीज़ें हमने बात करी, न्यूरोजेनिक शॉक की, प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक की बात करी, ऑलीगेमिक शॉक की बात करी, तो इन सारे कंडीशंस को अगर कोई बंदा सर्वाइव कर लेता है, जो हमने फियर और एनॉर्मस पेन वाला कंडीशन बात किया था, ये सारी चीज़ों को फेस करता है अगर वो बेचारा जो भी पर्सन है, तो वो सेकेंडरी शॉक की कंडीशन में जाता है। फिर सेकेंडरी शॉक के जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डू एक्सुडेशन, ठीक है। एक्सुडेशन मीन्स ऊजिंग आउट, तो जो थोड़ा थोड़ा स्पिल नहीं बोलना चाहिए, जो थोड़े अमाउंट में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से कोई चीज़ बाहर आ रही है, तब हम उसे बोलते हैं ऊजिंग आउट। तो जो सेकंड स्टेज होती है उसमें सेकेंडरी शॉक होता है, और उसमें क्या होता है, जो सीरम होता है ना फ्रॉम बर्न एरिया के पास से जो सीरम, ब्लड के साथ आपने पढ़ा होगा कि सीरम क्या होता है, सीरम भी एक लिक्विड होता है, वो धीरे धीरे करके उस एरिया से, उस टिश्यू से बाहर आने लगता है, एंड डिप्लीटेशन ऑफ ब्लड। इससे क्या होती है, ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ब्लड का बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है, क्योंकि सीरम सारा बाहर आ रहा है। वो भी जो भी बर्न इंजरी हुई है, ये सारा फर्स्ट जो शॉक है, फर्स्ट फेज जो है, वो अगर कोई बेचारा पर्सन झेल भी लेता है, तो वो सेकेंडरी शॉक की कंडीशन में आ जाता है। और उसके जो बर्न इंजरीज रहती हैं, जो बर्न एरियाज रहता है, उसमें से जो सीरम वाला पोर्शन रहता है ब्लड का, वो धीरे धीरे करके उस बर्न इंजरी से बाहर आने लगता है, जिससे कि जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें गड़बड़ हो जाता है और ब्लड का डिप्लीटेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है। अब ये सेकेंडरी शॉक क्या है, स्ट्रोक नहीं। सेकेंडरी शॉक क्या होता है, सेकेंडरी शॉक को हम हीट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, हार्ट अटैक भी सेकेंडरी शॉक का एक एग्जाम्पल है। तो हीट स्ट्रोक सेकेंडरी शॉक है, हार्ट अटैक सेकेंडरी शॉक है, एंड अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और ऐसी कोई भी कंडीशन जिस पे जान पे बनाए कि हाँ जान अब गई तब गई, ऐसी कोई भी कंडीशन, कोई भी ऐसी सेंसिटिव कंडीशन जिस पे ये जान का खतरा हो, तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी शॉक। प्राइमरी शॉक तो हमने बात कर ली थी क्या क्या थी। तो सेकेंडरी शॉक क्या होता है, वो कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा लाइफ का, तो वो सेकेंडरी शॉक होती है। और ये सेकेंड स्टेज में वो पर्सन सेकेंडरी शॉक की कंडीशन में आ जाता है। तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी और कंडीशन हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। थर्ड पॉइंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल बर्निंग, डेथ में अकर फ्रॉम एक्सफिक्सिया ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलो ठीक है, ये सारी की सारी कोई कंडीशन नहीं है इस किसी एक केस में, किसी बर्निंग के केस में बहुत ज़्यादा बर्न इंजरी भी नहीं हुई है, प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक में भी नहीं गया वो पर्सन, सेकेंडरी में भी नहीं जा रहा है। बट कई बार क्या होता है कि बर्न इंजरी से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इनहेलेशन, जो भी ये गैसेस हैं, ये सारे के सारे टॉक्सिक गैसेस होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो जब इनका इनहेलेशन बहुत ज़्यादा कर लेता है कोई पर्सन, तो एक्सफिक्सिया की वजह से बर्निंग के केसेस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से कि उस पर्सन वो भी बर्निंग का जो भी एरिया जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सारी गैसेस इनहेल कर लेता है, तो एक्सफिक्सिया की वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डेथ का इन बर्न इंजरीज, बर्न के केसेस में। It's an assumption that death may occur even without the inhalation of rapid consumption of oxygen by intense fire। तो ऐसा assumption है, ये कुछ क्लियर नहीं है इस बात पे, बट ये assumption है कि जब ये बहुत ज़्यादा बर्निंग के केसेस होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के इनहेलेशन की वजह से भी किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। बट ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक अजम्पशन ही है बस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेथ में डिलेड फॉर सम डेज एंड देन आफ्टर हैपन्स ड्यू टू acute tubular necrosis leading to general toxemia,
happened from burning of tissues, inflammation and chief danger is occurrence of sepsis। तो डेथ डिले हो सकती है कुछ दिनों के लिए, ऐसा लगेगा कि हाँ चलो जान बच गई उस पर्सन की जिसने बहुत सारी थर्मल इंजरीज और बहुत सारी बर्न इंजरीज झेली हैं, बट कुछ दिनों के लिए डेथ डिले हो सकती है, लेकिन उसके बाद डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मैंने बात करी थी, नेक्रोसिस के बारे में मैंने बात करी है कई सारी वीडियो में। जहाँ पे भी नेक्रोसिस वर्ड आता है इट मीन्स आपको ये समझ जाना है उस पर्टिकुलर सेल की, उस पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ हो रही है। तो अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से डेथ हो जाती है, और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, टॉक्सेमिया जनरेट होता है। टॉक्सेमिया मीन्स सेमिया हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं जब लोकल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, किसी पर्टिकुलर एरिया के इन्फेक्शन की वजह से जब ब्लड में भी इन्फेक्शन आए या टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं और वो ब्लड में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम टॉक्सेमिया कह सकते हैं। तो जब अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, जब हमारी ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी, तो उससे टॉक्सेमिया क्रिएट हो जाएगा एंड हैपेंड फ्रॉम बर्निंग ऑफ टिश्यूज। जब बर्निंग ऑफ टिश्यूज होगी बहुत ज़्यादा तो टॉक्सेमिया क्रिएट हो जाएगा और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे डेंजरस चीज़ होता है ऑकरेंस ऑफ सेप्सिस। तो जो बर्न इंजरी में इंजरीज और जो भी वुंड्स क्रिएट हुए हैं उनमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, और वो डिपेंड करता है कि बर्न का परसेंटेज कितना है। अगर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बर्न है तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उस पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि बर्न के केसेस में इन्फेक्शन का बहुत 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 हाईली चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, और टॉक्सेमिया के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इसी वजह से अगर कुछ दिनों के लिए, एक आध वीक के लिए ऐसा लगता है कि हाँ अब सिचुएशन स्टेबल हो भी रही है, बट ड्यू टू इन्फेक्शन, टॉक्सेमिया और इन सारी चीज़ों की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर परसेंटेज कम है तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है वो पर्सन, बट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है परसेंटेज ऑफ बर्निंग तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इफ़ द विक्टिम रिकवर्स, यहाँ पे वो बात हो रही है अगर वो विक्टिम जो है वो रिकवर करता है, अगर वो विक्टिम रिकवर कर लेता है। इफ़ द विक्टिम रिकवर्स, फाइब्रोसिस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्कार ऑफ द बर्न्ड एरिया यूजुअली लेड टू प्रोनाउंस डिसेबिलिटी एंड डिसफिगरमेंट। तो अगर वो पर्सन रिकवर भी करता है तो डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर जो बर्न इंजरी है उसके डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्कार प्रोड्यूस होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अगर सीवियर बर्न इंजरी रही हुई है तो कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट या कोई भी ऐसा बॉडी एरिया कंप्लीटली डिसेबल हो जाता है या डिसफिगर हो जाता है। उसका जो डिसफिगर मीन्स ईजी वर्ड है, डिसफिगर तो देख जैसा वो पहला रहा हुआ है वैसा वो नहीं रहता बाद में, और वो कोई पर्टिकुलर जो बॉडी का एरिया है, कोई बॉडी का पार्ट है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है या डिसफिगर हो जाता है। और स्कार का फॉर्मेशन भी बर्न इंजरी में होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड है हमारे कॉजेज़ ऑफ डेथ इन बर्न केसेस। तो कौन कौन से कॉजेज़ थे जो बर्न के केसेस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फेटल पीरियड की हमने बात करी थी। फेटल पीरियड क्या होता है, डेथ फ्रॉम शॉक ऑकर्स विद इन 1 और 2 डेज। अगर शॉक से डेथ हो रही है तो 1 से 2 दिन में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। इन ओवर 50% केसेस, 50% आधे केसेस में शॉक की वजह से 1 से 2 दिन में जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है। टॉक्सेमिया परसिस्ट यहाँ पे कुछ और वर्ड होना चाहिए, अप टू, ठीक है। टॉक्सेमिया परसिस्ट अप टू 3 to 4 days। तो टॉक्सेमिया कब तक रह सकता है, 3 से 4 दिनों तक रह सकता है। एंड अकाउंट्स फॉर डेथ अकरिंग फ्रॉम 4 to 5 days और लॉन्गर। तो 4 से 5 दिन तक भी ये जो इन्फेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, अब ऐसे ओवर द नाइट इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता। तो जो टॉक्सेमिया है, जो टॉक्सिन्स है, वो इन्फेक्शन से धीरे धीरे क्रिएट होते हैं एंड 3-4 दिन में और 4 से 5 दिनों में कम्प्लीटली वो इन्फेक्ट कर देते हैं पूरे वुंड्स को, और उसके बाद 4 से 5 दिनों में उस विक्टिम की, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि शॉक की वजह से अगर डेथ हो रही है, चाहे वो न्यूरोजेनिक शॉक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का शॉक हो। हाँ, शॉक भी 4 से 5 मतलब 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से वो शॉक्स होते हैं। तो अगर बर्निंग के केसेस में शॉक की वजह से डेथ हो रही है तो 1 to 2 days में वो हो जाती है इन 50% केसेस। अगर टॉक्सेमिया की वजह से हो रही है तो टॉक्सेमिया परसिस्ट फॉर 3 to 4 days और 4 to 5 days में इट अकाउंट्स फॉर डेथ।
या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। मोस्ट फेटेलिटीज़ अकर विद इन दी फर्स्ट वीक। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में फैटल केसेस जो होते हैं वो फर्स्ट वीक में ही पता चल जाता है कि हाँ फैटेलिटी हो रही है या उस पर्सन की डेथ हो रही है। ज़्यादा जो जितनी भी मैक्सिमम डेथ है वो एक वीक के अंदर हो जाती है बर्न के केसेस में। इन केसेस इन केसेस डेथ में अकर आफ्टर 5 to 6 वीक और लॉन्गर। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें 5 से 6 वीक्स भी लग जाते हैं। इट मीन्स 5 to 6 वीक्स मीन्स मोस्टली 4 वीक्स का एक मंथ होता है। तो 4 वीक्स का एक मंथ हो रहा है तो समझो कि 1.5 मंथ, 1 मंथ और 1.5 मंथ के बीच में भी डेथ हो जाती है कई बार। अब 1.5 मंथ और 1 मंथ तक अगर वो पर्सन रह रहा है हॉस्पिटल में या जो विक्टिम है वो सर्वाइव कर रहा है तो घर वालों को ऑलरेडी एक हो जाता है ना कि नहीं अब सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी या ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5 मंथ और 1 मंथ में भी उसके बाद भी ट्रीटमेंट के बाद भी उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो फिटल पीरियड का एक फ्रेम ऐसा ही है, शॉक की वजह से, टॉक्सेमिया की वजह से। और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है फर्टिलिटीज़ 1 वीक के अंदर हो जाती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है 1 वीक से 1 मंथ to 1.5 मंथ भी लग जाते हैं कि बाद में जाके फैटेलिटी हो जाए, बाद में जाके डेथ हो जाए। तो ये फर्टिल पीरियड था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी वजह से डेथ कॉज होती है इन बर्न केसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल अपीयरेंस। हम डिफरेंस भी देखेंगे एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम बर्न इंजरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। और टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है तो जहाँ पे आपको इन सारे टॉपिक्स की PDF भी मिल जाती है, कुछ बुक्स भी है तो बुक्स की PDF भी है। और आप वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। जैसे कि आप कई बार आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया, आपको मन नहीं किया ये चैनल सब्सक्राइब करने का, बट कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी वीडियो है जिसको आप देखना चाहते हैं, या आपका कल एग्ज़ाम है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उस ग्रुप में आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस ग्रुप में भी सारी की सारी लिंक्स रहती हैं, PDF मिल जाती हैं और अच्छा एक फैमिली सी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल अच्छा है और आपको फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी या आपको अभी हेल्प हो जाएगी तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू so much. Have a great day ahead and see you in the next video. Bye.